Everyone, welcome back to Mamta Nawal tutorial. And guys, in this video we're going to start a new chapter number 10. ठीक है, जिसका नाम क्या है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को कभी लगा होगा, आप कभी रनिंग कर रहे हो तो आपके क्या होता है, जो ब्रीथिंग रेट होती है, ठीक है, आप जो ब्रीथ करते हो वो क्या है, फास्ट ब्रीथ करना हो जाता है। मतलब अगर आप रन कर रहे हो तो ब्रीथिंग रेट आपकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आप नॉर्मली आराम से बैठे थे, आप आराम से सांस ले रहे थे। जैसे ही आपने रनिंग की है, रनिंग के बाद हमारे पास क्या, ब्रीथिंग रेट जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रीथ करना होता है ये क्या है, किसका पार्ट है, ये एक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। ठीक है, ब्रीथिंग एक अलग चीज़ होती है, रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस होता है, दोनों अलग अलग है। लेकिन जो ब्रीथिंग होता है वो किसका पार्ट होता है, रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। ठीक है, मेन चीज़ क्या आती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, ब्रीथिंग प्रोसेस आता है। तो अब क्यों जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे रिस्पायर क्यों करते हैं। ठीक है, उनको ज़रूरत क्या है रिस्पायर, यानी रेस्पिरेशन जो इतना बड़ा प्रोसेस है हमारा, उसकी ज़रूरत क्या है। देखो, हमारी जो सारे सेल्स होते या फिर हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। और सेल क्या है, एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हमारे पास यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है ये। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन बोलें तो ये क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चर जो बनाती है वो भी, एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, फंक्शन भी परफॉर्म करती है और साथ में स्ट्रक्चर भी बनाती है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाती है, एक सेल कहलाता है। ये सेल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब देखो, हमारा एक सेल जो होता है, हर एक जो सेल होगा हमारी बॉडी का, हर एक ईच सेल जो होगा वो कुछ ना कुछ फंक्शंस करता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो काम होता है जो वो फंक्शंस निभाने हैं उसको। जैसे कि क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का लेना देना, कैसे हमें एक प्रोटीन बनाने, कैसे क्या काम करना है वो हो सकता है। ट्रांसपोर्ट करने का काम हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है। ये मतलब हमारे पास काम क्या है, हर सेल के पास एक अपना अलग से काम है, एक फंक्शन है जो उसको परफॉर्म करना है। तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और ये एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है, क्या ये डायरेक्टली हमारे पास फूड में से आ जाती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फूड से हमें क्या मिल गई, एनर्जी। नहीं, डायरेक्टली फूड से हमारे पास क्या है, स्टोर्ड एनर्जी मिलती है। क्या होती है वो, स्टोर्ड एनर्जी होती है, फ्री फॉर्म में नहीं होती। इस स्टोर एनर्जी में से हमें रिलीज़ करनी है अपनी एनर्जी। तो एनर्जी को, जिस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, तो उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस चाहिए होता है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम एनर्जी बना सकते हैं और उस एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। स्टोर्ड फॉर्म में वो एनर्जी नहीं होती, वो क्या है, रिलीज फॉर्म में डायरेक्टली एटीपी है जो कि आपके काम आएगा। ठीक है, जब भी हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ब्रीथिंग से होता है। तो अगर हम ब्रीथ आउट करते हैं, अगर बाहर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे उसके अंदर क्या होता है, जो एयर होती है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। अगर हम ब्रीथ इन की बात करें, यानी हम जो अंदर लेते हैं हवा, वो क्या होती है, ऑक्सीजन रिच होती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर ज़्यादा होती है। और लेने के बाद होगा क्या, ऑक्सीजन तो हमने ले ली, सांस में ले ली, अब ये वाली ऑक्सीजन जो होगी वो ट्रांसपोर्ट होगी। कहाँ जाएगी, ट्रांसपोर्ट होके सारे पार्ट में, हमारे हर एक पार्ट के अंदर जाएगी। और कहाँ तक पहुँच जाएगी, अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगी वो, एक एक सेल तक, हमारे हर सेल तक वो पहुँचेगी। और वो सेल उसको यूज़ करके, उस ऑक्सीजन को यूज़ करके वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। और उस एनर्जी से हम क्या हो सकता है, अपना कोई भी फंक्शन होगा परफॉर्म करेंगे। तो जो प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फूड को। ठीक है,
प्रोसेस जिसके अंदर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसको, फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल में क्या हो, एनर्जी बने, एनर्जी रिलीज हो सेल के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर ये चीज़ हो रही है तो ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा नहीं होता किसी ऑर्गन की बात करें, नहीं, अगर पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर ये चीज़ हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, जिससे रिलीज क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे हर एक सेल के अंदर होती है। सभी सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। अब ये आता कहाँ से है, ये कहाँ से आएगा, फूड से आएगा। फूड से हमें क्या मिला है, ग्लूकोज मिला है, और ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास क्या मिलती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और कुछ अमाउंट में हमारे पास क्या होता है, मतलब हम यूज़ किस में कर रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं, वो चीज़ होती है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो हम ग्लूकोज को तोड़ सकते हैं, उससे हमारे पास बाकी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो एक सेल के अंदर अगर ग्लूकोज को तोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब देखो हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम दो तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या होगा, जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन है तब हम उसको तोड़ सकते हैं। दूसरा होगा जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, एक में क्या है, प्रेजेंट है, और एक में नहीं है। जिसके अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये वाला कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, किसके चीज़ के यूज़ क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को यूज़ करके हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका क्या मतलब है, ये कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम फूड को तोड़ रहे हैं जिसके अंदर ब्रेक डाउन तो हो रहा है ग्लूकोज का, लेकिन उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की नीड नहीं है, उसके बिना, उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक बोलते हैं। ये हमारे पास होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, वाटर हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ये वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर हम सेम चीज़ एनारोबिक के अंदर देखें तो एनारोबिक देखो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यीस्ट हो सकता है। तो यीस्ट के अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि यीस्ट जो होता है वो सर्वाइव कर सकता है, वो जिंदा रह सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उसको ज़रूरत नहीं होती, एयर की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी वो जिंदा रह सकता है। इसीलिए ये क्या है, इनको क्या बोला जाता है, एनारोब्स बोला जाता है। ठीक है, इनको एनर्जी की मतलब जो एयर होती है या ऑक्सीजन होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ले पाते हैं, अपनी जो एनर्जी होगी वो ले पाएंगे। अब देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज जो होगा उसका ब्रेक डाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो अल्कोहल बनेगा, प्लस हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बननी है, और हमारे पास क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ये हमारे पास किस में आ जाएगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो, यानी प्रेजेंस हो किसकी, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो ये है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये विदाउट ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, अच्छा एग्जाम्पल होता है यीस्ट। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है, देखो ऑक्सीजन के साथ तो हमें पता होता है कि ठीक है ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे पास आराम से हो रही है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो होता है एनारोबिक के अंदर कैसे होती है, यानी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास एग्जांपल यीस्ट वाला तो है ही, यानी हमारे पास जब
वाइन बनानी होती है या बियर बनानी होती है, तो इनके लिए इन प्रोसेस के अंदर भी हम यीस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि यीस्ट जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है और ये इस हिसाब से फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, जो कि भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। हमेशा नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखो। नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है, थोड़े से टाइम के लिए होगा, टेम्परेरी के लिए। ठीक है। यानी अगर हमें एकदम से एनर्जी चाहिए, ठीक है, एकदम से हमारे पास ये हो गया डेफिशिएंसी होगी हमारी शरीर के अंदर, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि हमें एकदम से एनर्जी ज़्यादा चाहिए और हमारे ज़्यादातर ऑक्सीजन जो होगी वो लग गई। जैसे कि हम क्या है, कुछ क्या कर रहे हो, हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, हल्की फुल्की नहीं, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर बहुत ज़ोर से हम रनिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो, या फिर हम बहुत टाइम तक, कई घंटों तक हम क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है। या फिर हैवी जो वेट है वो लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारी रिक्वायरमेंट जो होगी, बॉडी की डिमांड जो होगी एनर्जी की, वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, डिमांड ऑफ एनर्जी हाई है। तो एनर्जी जितनी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आ रही है हमारे पास, उसी से आ रही है, ऑक्सीजन से आ रही है एनर्जी। अब एनर्जी को लाने के लिए हमने क्या किया, ग्लूकोज को उठाया डायरेक्टली, ग्लूकोज को, यानी ये कब ग्लूकोज कहाँ पे है, मसल्स के अंदर ये ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसमें इन द एब्सेंस ऑफ O2, O2 जो है वो एब्सेंट है, तब हमारे पास क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा हमारी जो मसल्स है उनके अंदर, प्लस हमें क्या है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और इस एनर्जी को हम यूज़ कर लेंगे अपने ये फंक्शन के लिए। जो हम ये बाकी फंक्शंस कर रहे थे ना, एक्सरसाइज, रनिंग, जो एट अ टाइम एकदम से हमें एनर्जी की ज़रूरत थी, वो एनर्जी हम यहाँ से ले लेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर यानी मसल्स के अंदर बन जाएगा। कभी कभार ना आपने एक्सपीरियंस किया होगा क्रैम्प्स, ठीक है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो बॉडी के अंदर क्या है, मसल्स के अंदर ही तो आते हैं हमारे क्रैम्प्स। ये मसल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मसल्स क्या है, एनारोबिकली रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती है। किसी भी हमारी मसल्स के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, पार्शली ब्रेक डाउन करने लग जाता है ग्लूकोज को। और जैसे ही हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, किस में, एनारोबिक कंडीशन के अंदर होगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा। और ये लैक्टिक एसिड ही रिजल्ट करती है हमारे मसल्स क्रैम्प को। तो जो भी मसल्स क्रैम्प्स आते हैं वो उसका रीज़न क्या होता है, हमारी लैक्टिक एसिड बनना वहाँ पे। तो इसको अगर हमें आराम देना है, रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, इस एरिया के अंदर अगर हमें रिलीफ लेना है तो हम हॉट वाटर के अंदर बाथ ले लो। ठीक है, हॉट वाटर अगर बाथ यानी नहा लिया जाए अगर गर्म पानी में, तो हमें उससे रिलीफ मिल जाता है। या फिर अगर हम मसाज कर दें उस एरिया के अंदर तो भी हमें क्या है, क्रैम्प से थोड़ा सा आराम मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों करते क्या हैं, ये करते हैं हमारे पास वहाँ पे जो हमारा सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो इम्प्रूव कर देते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इम्प्रूव होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सप्लाई आनी स्टार्ट हो जाती है, किसकी, ऑक्सीजन की। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो प्रॉपर होने लग जाती है, हमारी मसल्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई अगर आ गई तो अब हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो होगा वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर, जो कि हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है। जब हमें हमारे पास ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज टूटता है तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सेम वही है, हमारी लैक्टिक एसिड जो होगी वो टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्रैम्प्स थे वो हमारे ठीक हो जाएंगे। अब देखो, जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो हम किसके अंदर, हम ब्रीथिंग के साथ भी इसको कई बार लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग भी हमारे रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है। ब्रीथिंग होता क्या है, यानी हमें ये पता है कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए अपने नाक को बंद करके रखो तो हमें पता है कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, यानी हम बहुत थोड़े टाइम के लिए ही कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते। यानी लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग हम क्या है, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सांस अगर नहीं लेंगे ज़्यादा टाइम के लिए तो हम सर्वाइव
सर्वाइव नहीं करेंगे, हम मर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ब्रीथिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक इनहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर हम एयर को अंदर ले रहे हैं। कौन सी एयर, जो कि ऑक्सीजन रिच होती है, वो वाली एयर को हमने क्या लिया, इनहेल किया, अपनी बॉडी के अंदर ली। एक होता है हमारे पास एक्सहेलेशन, ठीक है। ये क्या है, हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो हमारे पास एयर होगी उसको क्या है, बाहर रिलीज कर दिया, ठीक है। किसके हेल्प से, ये हम कैसे कर पाते हैं, ये दोनों के दोनों निकाल रहे हैं और अंदर डाल रहे हैं। ये चीज़ कहाँ से हो रही है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, ठीक है। हमारे पास रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या है, ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ पाते हैं, ठीक है। तो एक जो पर्सन है, एक इंसान है, वो कितना, 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो सांस ले पाता है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो सांस ले पाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं। तो जब भी ब्रीथिंग रेट आए तो ब्रीथिंग रेट क्या होता है, यानी 1 मिनट के अंदर एक आदमी कितनी बार सांस ले पाता है। और सांस लेने का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि यानी एक ब्रीथ क्या है, आपने बस सांस ले लिया उसका मतलब हो गया एक ब्रीथ खत्म, नहीं। सांस लेना मतलब क्या है, एक टाइम का हमारा इनहेलेशन, ठीक है, इनहेल किया हमने, अंदर लिया सांस, और हमने क्या किया, एक टाइम का मतलब वो सांस लिया भी और उस सांस को छोड़ा भी। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये एक ब्रीथ कहलाएगा, कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्रीथ। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 1 मिनट में एक इंसान कितना ब्रीथ कर लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं। और हमेशा जो इनहेलेशन होता है, यानी सांस को अंदर लेना, वो क्या है, साइमल्टेनियसली, या फिर हम ये कह सकते हैं अल्टरनेटिवली। जैसे अगर एक बार इनहेल कर रहे हैं तो अगली बार क्या है, एक्सहेल करना है, ठीक है, बाहर निकालना है। एक्सहेल कर लिया तो अब की बार क्या है, इनहेल करना है। तो हमेशा ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, अल्टरनेटिवली चलता है, ठीक है, अल्टरनेट रहेगा। एक बार होगा तो अगला दूसरी बार होगा। अब अगर एक पर्सन को नीड है एक्स्ट्रा एनर्जी की, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल लिए थे, तो हमने क्या है, एकदम से हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें क्या करना है, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमारे पास आएगी कैसे, हम जो होंगे वो ब्रीथ करना थोड़ा स्पीड कर देते, ब्रीथ को हम ना फास्टर में मतलब प्रोसेस में चलाने लग जाते हैं। हम सांस थोड़ा फूल जाएगा, देखो रनिंग करते हो तब आपका क्या है, सांस फूल जाएगा। कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो सांस फूल जाएगा। कोई हैवी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो तो हमारा सांस फूल जाता है। वो क्या है, आप लंबे लंबे सांस लेना स्टार्ट करते हो और सांस भी आपकी जो रेट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इंक्रीज हो जाता है। और ये इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो खाना होता है उसका ब्रेक डाउन होता है वो इजीली होना शुरू हो जाता है। थोड़ा स्पीड में ब्रेक डाउन होने लगता है, स्पीड में ही वो टूटेगा। और जैसे ही हमारे स्पीड में ब्रेक डाउन होगा किसका, फूड का, वो क्या निकालेगी, एनर्जी। और एनर्जी अगर ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। तो जब भी हम ज़्यादा तेज तेज सांस लेते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज या हैवी काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए हमारा जो सांस होता है वो थोड़ा फूलता है, थोड़ा हम बार बार रेट जो होता है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज क्या है, अगर हम रेट की बात करें, किस रेट से हम लोग सांस लेते हैं, तो नॉर्मली अगर हम आराम से बैठे हैं तो 15 से 18 टाइम हम क्या है, पर मिनट में सांस लेते हैं, इन मिनट, ठीक है। हर मिनट के हिसाब से हम क्या, 15 से 18 एक एवरेज टाइम होता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते टाइम हमारे पास क्या होता है, रेट जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। यानी 25 टाइम आप कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर 25 बार आप सांस को अंदर बार कर रहे हो। तो ये हमारे पास रेट जो होगा वो एवरेज रेट के हिसाब से हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है, हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ कैसे करते हैं हम, सांस लेते कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो पाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं क्या, एयर। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल कर दिया, नहीं, हम क्या करेंगे, कंप्लीट एयर को इनहेल करते हैं। लेकिन जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन रिच होती है वो, यानी ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर ज़्यादा होती है। कहाँ से हम सांस लेते हैं,
वो होते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स। जो छेद होते हैं हमारे नाक के उनको क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नॉस्ट्रल के बाद हमारी हवा कहाँ जाती है, नेजल कैविटी के अंदर, यानी जो हमारा नाक का हिस्सा है पूरा पीछे तक का, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। उसके बाद क्या है, विंड पाइप के अंदर जाती है, विंड पाइप, और विंड पाइप के बाद हमारे पास कहाँ चला जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है हमारी सारी एयर। और लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पे हमारे लंग्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन काम होता है हमारी जो एयर है वो लंग्स में जाए, और लंग्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो हमारा होता है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है हमारे पास, जो ये एक हिस्सा होता है, सॉरी डायफ्राम PH होना चाहिए, PHRAGM। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये एक मस्कुलर सीट होती है, एक बहुत बड़ी लार्ज मस्क्यूलर शीट होती है। ठीक है, एक मतलब पतली सी, आपको ऐसे लगता है कि एक नीचे हमारे जो लोअर कैविटी होती है हमारी, यानी हम ये कह सकते हैं जो फ्लोर होता है, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होगा वहाँ पे हमारे पास एक ऐसी शीट सी लगी हुई होती है। वो क्या करती है, वो ऊपर नीचे हिलती है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर बढ़ता है और घटता है, जिसकी वजह से ही हम सांस जो होता है वो आराम से ले पाते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी मूवमेंट की वजह से ही हम ले पा रहे हैं। जो डायफ्राम होगा वो अगर मूव करेगा, कैसे मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में हमारे पास क्या है, रिब केज जो होता है हमारा, रिब केज कैसे मूव कर रहा है उस हिसाब से भी हमारे पास ब्रीथ इन कर रहे हैं या ब्रीथ आउट कर रहे हैं ये पता चलता है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन अगर हम बात करें, ठीक है, इनहेल करते वक्त हमारे पास क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं वो क्या है, मूव अपवर्ड। ठीक है, मूव अप होती हैं, यानी आउटवर्ड हम कह सकते हैं कि बाहर की साइड क्या है वो मूव कर रही हैं। दूसरा हमारे पास जो डायाफ्राम होता है वो क्या करेगा, डायाफ्राम मूव करता है हमारा डाउनवर्ड, डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जैसे ही हमारे पास ये होगा, यानी हमारे पास जो चेस्ट है, हमारी चेस्ट जो होगी वो पहले ये थी, अब क्या होगा, चेस्ट का साइज बढ़ गया है, यानी ये हमारे यहाँ से बढ़ जाएगा, और नीचे वाले जो डायाफ्राम होगा वो क्या है हमारे पास डाउनवर्ड जाएगा, हमारे पास क्या है नीचे की साइड जाएगा। जैसे ही वो नीचे की साइड जाएगा उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कैविटी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर स्पेस जो होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ये इंक्रीज होगा उसके अंदर क्या होगा, एयर का रश होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो एयर होगी वो स्पेस आते के साथ क्या होगा, नॉस्ट्रल से एयर आएगी और सारी की सारी उसके अंदर फिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है हमारा, इनहेल करने का। तो इससे हमारे पास क्या होगी, सारी जो लंग्स होगी वो हमारी किससे फिल हो जाएगी, एयर से फिल हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्सहेल करना है, यानी अब वापस भी निकालना है। तो वापस निकालते हुए जब भी हम सांस को वापस निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो रिब्स होती हैं वो मूव करती है डाउनवर्ड, यानी हमारी जो चेस्ट होती है वो इनवर्ड मूव करेगी, अंदर की साइड पे थोड़ा सा बेंड होती है, अंदर की साइड जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास डायफ्राम होगा, डायफ्राम भी इसी की मूवमेंट होगी, तो इसकी मूवमेंट क्या होती है हमारे पास, थोड़ा मूव अंदर की साइड पे होगी। ठीक है, इसकी पोजीशन जो होगी थोड़ी सी इनवर्ड की साइड पे, जैसे हमारे पास क्या है, पहले क्या हो रहा था हमारा, बाहर की साइड जा रहा था, मूव डाउन जा रहा था, अब क्या होगा, मूव थोड़ा ऊपर की साइड, यहाँ की साइड पे मूव होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, स्पेस जो होगा, साइज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ का साइज जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, एयर जो होगी वो पुश कर दी जाएगी, रिड्यूस, साइज रिड्यूस होने की वजह से जितनी भी एयर हमारी लंग्स के अंदर है वो पुश्ड हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और ये कहाँ चली जाएगी, बाहर मतलब बिल्कुल ही बॉडी से आउट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास इनहेल करना और एक्सहेल करने का। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अनवांटेड पार्टिकल है, यानी ऐसा पार्टिकल है जो हमें नहीं चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है हमारे पास, स्मोक होता है। ठीक है, बाहर में हमारे पास स्मोक है वो प्रेजेंट है, या डस्ट प्रेजेंट है, या फिर कोई पॉलन प्रेजेंट है, इन सबको क्या है, अनवांटेड है, हमारी बॉडी को वो चाहिए नहीं, लेकिन हम सांस के थ्रू वो क्या है, एयर जो हमने इनहेल की है उस एयर के अंदर साथ में ये भी आ जाता है। तो ये इनको ट्रैप करने के लिए भी हमारी बॉडी ने बहुत अच्छा काम कर रखा होता है। तो ये ट्रैप किस में हो जाती हैं, जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज़ के अंदर, यानी
हमारे क्या है नेज़ल जो कैविटी होती है उसके अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन हेयर्स के अंदर ये जाके फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि ये इनसे बच जाते हैं, ये पास हो जाते हैं उन हेयर से भी, और कहाँ चले जाते हैं हमारे कैविटी, अंदर वाली कैविटी के अंदर चले जाते हैं, थोड़ा अंदर की साइड चले जाते हैं, तो अब क्या होगा हमारी बॉडी में इरिटेशन होने लग जाती है, इरिटेट करने लग जाती है, किसको, लाइनिंग को इरिटेट करने लग जाएगा, जहाँ पे भी वो लगेगा वो लाइनिंग जो होगी वो इरिटेट होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या आती है, स्नीज आती है। और इतनी ज़ोर से हम फोर्स से स्नीज करते हैं कि जो भी पार्टिकल एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्टिकल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर दो तरीके, एक इनहेल कैसे करती है हमारी बॉडी उसका मॉडल बता रखा है, एक एक्सहेल कैसे करती है उसका मॉडल बता रखा है। देखो हमारे पास क्या है, एक आप कैन लो, उस कैन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे आपने कॉर्क लगा दिया, उसको बिल्कुल अच्छे से बंद कर दिया, और उसके अंदर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, स्ट्रॉ लगा दिए, जिस स्ट्रॉ को हमने ऐसे कंबाइन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, गुब्बारे लगा दिए, 2 गुब्बारे लगा दिए। जैसे ही नीचे क्या है हमारे पास एक रबर शीट लगा दिए, ये क्या है, रबर शीट है। अगर इस रबर शीट को आप नीचे की साइड खींचते हो, खींचोगे तो आपके पास क्या होगा, एयर, यहाँ पे एयर की जो स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, जितनी भी बाहर से एयर होगी वो सारी किस में फिल हो जाएगी, बैलून्स में फिल हो जाएगी, और ये जो बैलून्स होंगे ये क्या होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो बैलून का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं कि ये इनहेल कर रहा है, ठीक है। हमारे जो लंग्स हैं ऐसे ही इनहेल करते हैं। अगर एक्सहेल करना है तो सेम वही हमारे पास यूं का यूं स्ट्रक्चर है, कोई अलग से नहीं है, वही स्ट्रॉ हमने डाली है, वही कॉर्क से हमने इसको क्या है एयर टाइट कर दिया, और साथ में हमारे पास वही वाले बैलून्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बैलून्स में अब हमने क्या किया, उस जो रबड़ नीचे की लगी हुई थी उसको हमने अंदर की साइड पुश कर दिया। अब अंदर की साइड पुश करने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया साइज, जिसकी वजह से जो बैलून होगा वो भी हमारा सिकुड़ जाएगा, और जितनी भी एयर होगी वो क्या होगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। अब जब एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ये कैसे प्रूफ करें, तो आप क्या कर सकते हो, ये मान लो बहुत गंदा नाक बना है ये, तो देखो ये हमारे पास आपका माउथ है, ठीक है, ये हमारे पास कान है, ये बॉडी बन गई, ठीक है। अब आप मुंह में एक स्ट्रॉ रखो, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब रखते हैं, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम लाइम वाटर रखें, लाइम वाटर रखते हैं, और उस स्ट्रॉ को हम बिल्कुल नीचे तक लेके जाते हैं, और आप जितनी भी एक्सहेल करनी है, जो एयर को आप एक्सहेल करते हो, तो आप माउथ के थ्रू अगर उसको एक्सहेल करोगे तो यहाँ पे क्या बबल्स के फॉर्म में वो निकलेगी लाइम वाटर में, और लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की टर्न हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है या रिएक्ट करता है तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारी जो हम एक्सहेल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अब देखो अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं, यानी इनहेल कर रहे हैं हम कोई भी एयर को, जब इनहेल करते हैं ये इनहेल्ड एयर होगी, और ये एक्सहेल्ड एयर होगी, यानी बाहर निकाल रहे हैं वो वाली एयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लंग्स हैं। अब लंग्स के अंदर जो एयर को हम इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, 21% हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और 0.04% हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती है, जो हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। अगर हम एक्सहेल की बात करें, बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर क्या है, 16.4% हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन होती है, और हमारे पास 4.4% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर फ्लो चार्ट देखें तो हमारे पास जो इनहेल एयर होती है और एक्सहेल एयर होती है उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब ये सारी की सारी बात क्या थी, ह्यूमन बीइंग के ऊपर बात थी, यानी नॉर्मली एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ कर पाते हैं ऐसे, लेकिन हमारे पास कुछ और ब्रीथिंग तरीके भी होते हैं जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स का ये वाला जैसे लंग्स जिनके पास नहीं होती उनके अंदर कैसे हमारे पास ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, कॉकरोच आते हैं। तो कॉकरोच जो होते हैं उनके पास क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट नहीं होती, उनके पास स्मॉल ओपनिंग होती है।
छोटी सी एक छेद होते हैं हमारे पास, जो साइड होते हैं ना उनके, कॉकरोच के जो हेड होगा उसके साइड के अंदर क्या होता है हमारे पास, छेद प्रेजेंट होते हैं। उन जो बॉडी छेद होंगे उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये नेटवर्क होते हैं जो इंसेक्ट्स होंगे, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे सबके अंदर ये चीज़ ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर के अंदर ये नेटवर्क होते हैं किसके, एयर ट्यूब्स के। ठीक है, एयर ट्यूब्स इनके पास प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकियास बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, यानी हमारे पास जो गैस एक्सचेंज करने वाला पोर्शन होता है ना, जिस एरिया से गैस एक्सचेंज होती है, इसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो वाला पोर्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब भी ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है रश करेगी किसके अंदर, स्पेरिकल्स के अंदर, हमारे पास सीधा का सीधा आएगी, वो जो छेद बने हुए उसमें आएगी। वहाँ से ये कहाँ पे जाएगी, ट्रैकियल्स, जो ट्रैकिया वाले जो पोर्शन होते हैं उनकी जो ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर वो पहुँचेगी और यहाँ से ये क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर भी कहाँ पे डिफ्यूज़ होगी, ये टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, टिश्यू के बाद हमारे पास क्या आता है, सेल। हर सेल के अंदर हमारे पास जो होगा ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। तो सेम ऐसे ही सेल से हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यहाँ से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगी, ट्रैकियल ट्यूब से जाएगी, और ट्रैकियल ट्यूब से कहाँ पे जाएगी, स्पाइरिकल्स में जाएगी, और वहाँ से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो सेम ऐसे कॉकरोच या इंसेक्ट्स के केस में हमारे पास रेस्पिरेशन इस प्रोसेस से होता है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म के अंदर जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है। वो किससे सांस लेता है, हमारी डायरेक्टली जो स्किन होती है वो स्किन से सांस लेता है। अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग थोड़ा सा यूनिक होता है। फ्रॉग के पास क्या होता है, लंग्स भी होता है, यानी लंग्स से भी सांस ले सकता है, साथ में वो स्किन के थ्रू भी सांस ले सकता है, यानी दोनों होते हैं उसके पास, स्किन से भी सांस ले सकता है और लंग्स से भी सांस लेता है। स्किन जो होती है उसकी मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। मॉइस्ट होने की वजह से उसके अंदर क्या होती है, एयर ट्रैप होके रह जाती है, जिससे वो सांस ले पाता है। ठीक है, अगर हम ब्रीथिंग देखें, सांस लेना देख रहे हैं किसमें, अंडर वाटर, अगर पानी के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ हम सांस कैसे लें, तो वो कौन होती है, हमारी मछलियाँ, हमारी फिश जो होती हैं वो पानी के अंदर सांस लेती हैं। किसके थ्रू लेती हैं, गिल्स के थ्रू लेती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कौन सा ऑक्सीजन यूज़ करती हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करती हैं। जो भी ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, डिजॉल्व फॉर्म में होती है। किस में प्रेजेंट होती है, वाटर के अंदर। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे पास किसके पास सप्लाई किया जाता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायरेक्टली उनमें सप्लाई किया जाएगा टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, और हमारी जितनी भी ज़रूरत होंगी एक एक सेल्स के पास, जो फिश है उसके एक एक सेल्स के पास पहुंच जाएगी ऑक्सीजन। और सेम वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा यही वाला पूरे प्रोसेस से वो वापस बाहर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट भी तो रिस्पायर करते हैं। अब प्लांट्स रिस्पायर कहाँ से करते हैं, वो करते हैं स्टोमेटा से। लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और ये स्टोमेटा एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होगा वो यहीं से होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये जो भी फोटोसिंथेसिस होती है उस प्रोसेस के टाइम पे हमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। और स्टोमेटा जैसे ही ओपन होता है, ये हमारे पास क्या है, स्टोमेटल पोर है, ये हमारे पास गार्ड सेल्स है। तो पोर जैसे ही ओपन होगा क्या होगा, एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो अंदर जाएगी, CO2 अंदर आएगी, और ऑक्सीजन जो होगी वो बाहर निकलने लग जाएगी। ये काम किसका है, हमारा स्टोमेटा का है। लेकिन हमारे पास जो प्लांट होती है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो भी रेस्पायर करती हैं। वो भी जो हमारे पास स्पेस बच जाती है, एयर स्पेस बच जाती है किसके अंदर, हमारे जो सॉइल है उसके अंदर जो एयर स्पेस बच जाएगी, जो सॉइल पार्टिकल है उनके अंदर जो बच जाएगी, उससे भी ऑक्सीजन को वो लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्लांट जो होंगे वो रिस्पायर कर सकते हैं, स्टोमेटा से भी और रूट से भी। तो ठीक है, तो गाइज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है, इस चैप्टर में भी बस इतना ही था। जितना भी रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस था मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।